अर्पण कुमार जी, मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही? मित्रों नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझे यहाँ अपनी कुछ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, अर्पण कुमार जी ने। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और मैंने सोचा कि दरअसल हम आम तौर पे जो यात्राएं करते हैं वो शहरों की और किन्हीं बड़ी प्रसिद्ध जगहों की करते हैं, पर मैंने कुछ इत्तेफाक से ऐसी यात्राएं की हैं ऐसे इलाकों की जहां जाना हमारा आम तौर पर नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ मंडला ज़िले के, मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के कुछ गांवों में अगरिया नाम की एक जनजाति रहती है। तो वहाँ मैंने कोई हफ्ता भर 10 दिन वहाँ गुजारे थे और उस पर एक यात्रा संस्मरण लिखा था। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ साझा करूँगी। यहाँ जो मित्र हैं उनमें से संभवतः कुछ मुझे थोड़ा जानते होंगे और कुछ के लिए मैं बिल्कुल अपरिचित होंगी। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा अपना परिचय देती हूँ। मैं मूलतः मिट्टी में काम करने वाली, सिरेमिक में काम करने वाली कलाकार हूँ, शिल्पी हूँ। और इसके साथ साथ मुझे तमाम अन्य कलाओं में, साहित्य में, रंगमंच में, संगीत में और ख़ास तौर पे लोक कलाओं में और आदिवासी मिथकों में, शिल्पों में बहुत रुचि है। मैं कोई 21 साल तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से जुड़ी हुई थी, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजी का म्यूज़ियम है। और इस म्यूज़ियम में 21 साल जब मैं थी तो मैं वहाँ सिरेमिक की, मिट्टी का जो अनुभाग था उसे तो देखती ही थी, साथ में मैंने वहाँ पे एक एग्ज़िबिशन क्यूरेट की थी जिसका नाम है मिथक वीथी। तो उसके संदर्भ में मुझे देश के बहुत दूर दूरांत की जगहों की यात्रा करने का अवसर मिला। इसके बाद जब मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम बन रहा था भोपाल में, तब मैं उसकी जब अवधारणा उसकी पूरी तैयार हो रही थी और उसका किस प्रकार का उसका संयोजन हो, कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर बने, उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन कैसे किया जाए, उस प्रक्रिया में भी, उसके निर्माण के दौरान भी मैं उससे जुड़ी हुई थी। और जबकि मैं ये कहूँगी कि यदि आप में से कोई भी कभी भोपाल आता है और इन संग्रहालयों को देखने में रुचि रखता है तो ज़रूर मेरे साथ देखें। और मुझे बहुत खुशी होगी इन दोनों ही संग्रहालयों में जो जिन कलाकारों ने आके काम किया है, जो शिल्प हैं, जो उनकी वस्तुएं हैं, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जो कथाएं हैं, उन्हें आपके साथ साझा करने में मुझे बहुत रुचि होगी। तो ये जो 21 साल मानव संग्रहालय में और फिर 2-1 साल ट्राइबल म्यूज़ियम में काम किया, उसमें हमारे देश के मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आई जिनके साथ संपर्क में आम तौर पर हम शहर में रहते हुए नहीं आते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लगभग उनमें से हर किसी के घर गई हूँ, उन्हीं के घर रही हूँ। बहुत आपसदारी मेरी उनके साथ में रही है। तो ऐसी ही एक इसी तरह के निमित्त से एक यात्रा मैंने की थी, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब इसकी पूरी भूमिका मैं नहीं बताती हूँ, पढ़ना शुरू करती हूँ और जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं बताऊँगी। ये जो यात्रा वृत्तांत है वो एक क्रम से नहीं चलता, एक रेखा में नहीं चलता, आगे पीछे होता है। मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी, मज़ा आएगा। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ जी। राम कुमार जी, अर्पण जी, मुझे कुछ लोग तो दिख रहे हैं,
परिहार जी दिख रहे हैं, अरे वाह, मानव संग्रहालय क्या है। नमस्कार आप सबको। और तो इसका शीर्षक है, ये यात्रा वृत्तांत है और इसका शीर्षक है बेला पाट, तोकसिंह अगरिया और भेंगराज पक्षी। एक दूसरे का हाथ पकड़े, पेड़ों का साज पहने, गोल घेरे में नृत्यरत पहाड़ियाँ या आदिवासी युवक युवतियाँ, या कि दोनों ही। पहाड़ों की इस अंतहीन श्रृंखला में चढ़ते उतरते अचानक मुझे बैगा युवक युवतियों के मादर की थाप पर सैला नृत्य करते जुड़े जुड़े हाथों की गूंथ दिखती है। लहर की तरह ऊपर जाते फिर नीचे आते हाथों की गूंथ, ढीली चोटी सी यह गूंथ जो न खुलती है और न जिसका और छोर ही मिलता है। कल रात भर बारिश होती रही, आज सवेरे से ही रह रह के हो रही है। जंगल के रास्ते में कीचड़ मचा है, गाड़ी का पहिया रह रहकर इसमें फंस कर बेदम हो जाता है। 4 लोग उतरकर ठेलते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ती है। यूं तो नई 4 स्ट्रोक गाड़ी है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन इसी रास्ते से अंधेरे में लौटने का ख्याल डरा रहा है। ईश्वर कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो चाडा या छिलपिटा में ही रुक लेंगे। अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं, मन को तसल्ली हो जाती है। उतरती चढ़ती गाड़ी का हिंडोला है और तुका तसल्ली से हथेली पर गाल टिकाए सो रहा है। तुका मेरे बेटे का नाम है, जो उस समय शायद 2-2.5 साल का था। जिस जगह की या जिस चीज़ की तलाश में हम जा रहे हैं उसके सचमुच में यानी ठोस पदार्थ रूप में होने की मुझे कतई उम्मीद नहीं। मैं ये लगभग मान के चल रही हूँ कि हजारों वर्षों से निष्कंप खड़े इस जंगल में भीम की बैठक सी कोई शिला होगी और जिसे देख मन बरबस ये मान लेगा कि सैकड़ों बरस पहले पनकुराम मरावी, तोकसिंह मरावी, लक्ष्मण टेकाम के परदादा इस जगह पर पत्थर से लोहा गलाया करते थे और उनकी परदादी की परदादी अपनी एड़ियों से धोकनी चलाया करती थी। आ गया बेलापाट, बस यहीं उस पिकरी के झाड़ के पास गाड़ी खड़ी कर दीजिए। तोकसिंह जी की आवाज़ आई। पहाड़ के ऊपर जंगल से घिरी एक छोटी सी गुहाड़ी यानी एक खुला सा छोटा सा मैदान। सड़क की बाईं ओर कोई 50 फीट लंबी मेरुदंड सी मिट्टी की एक ढूह। पास जाकर देखा तो मैं हतप्रभ रह गई। ढूह मिट्टी की नहीं, लौह अयस्क को गलाकर लोहा बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाले स्लैग, जिसे वो गेरा कहते हैं, उसकी थी। जब लोहा गलाया जाता है तो सबसे पहले उसमें से अच्छे क्वालिटी की लोहा तो भारी होता है, तो वो नीचे जम जाता है, अपने वज़न के कारण नीचे बैठ जाता है। जबकि जो कचरा होता है जिसमें लोहा भी होता है लेकिन जो जिसमें मिलावट होती है उसे स्लैग कहते हैं, और क्योंकि वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर से बह निकलता है। तो वो जो पूरी मिट्टी की ढूह दिख रही थी एक मेरुदंड की तरह की, वो पूरी की पूरी स्लैग की बनी हुई थी। तोकसिंह जी जैक कीन को बता रहे थे, यहीं हमारे आजे दादे परदादे रहते थे, यहीं एक कतार से उनकी कोठियाँ यानी लोहा गलाने की मिट्टी की भट्टी, यहीं उनकी कोठियाँ बनी थी जिनमें वे रात दिन लोहा पिघलाते रहते थे और गेरा यानी स्लैग को फेंकते जाते थे। वहाँ सामने उनके घर रहे होंगे और सड़क के उस पार घना जंगल देखती है ना माँ, वे स्वयं 65 बरस के तो कम से कम रहे होंगे, लेकिन बंगाल की तरह यहाँ भी लड़की को माँ कहकर ही संबोधित किया जाता है। तो वो सड़क किनारे वो झाड़ियाँ देख रही है ना माँ, बस एक 10 कदम नीचे उतरेंगी तो साफ पानी की झीरी है, सोना झीरी, वहीं से वे लोग पानी लाते होंगे। जैक कीन बौराए से गेरा के टुकड़े उठा रहे थे
और चुंबक से उन टुकड़ों में रह गए लोहे की जांच पड़ताल करने में जुटे थे। बाकी सारे लोग, जिनमें हम और तोकसिंह जी के भाई हीरा और गोपाल भी शामिल थे, उन्हें कभी नली तो कभी कटोरे के आकार में जम गए स्लैग के टुकड़े ला ला कर दे रहे थे। जंगल के उस निविड़ सन्नाटे में यकायक कई धौंकनियां सांस लेने लगी थी। मानव सभ्यता के विकास की बुनियाद जिन चंद आविष्कारों पर टिकी है, उनमें से एक लोहे की खोज है। लोहे के पत्थर को पिघलाकर उसमें से लोहा प्राप्त करने और फिर उससे नाना वस्तुएं गढ़ने की प्रक्रिया को सधने में कितने बरस लगे होंगे, कितने शरीर दझे होंगे। तभी न लोहारों की कथाओं में ऐसा जिक्र आता है कि पहले लोहारों के पास कोई औजार नहीं थे। वे हथौड़े की जगह अपनी मुट्ठी और संसी की जगह हाथ और निहाई की जगह अपने घुटनों का इस्तेमाल करते थे। वो तो बाद में जाकर, बहुत बाद में जाकर, एक के ऊपर एक पांव धरकर बैठे कुत्ते को देखकर संसी, कठफोड़वे की चोंच, जो वुड पैकर होता है कठफोड़वा, उसकी चोंच को देखकर हथौड़ा, और जिस शाख को वो ठोकता है उसे देखकर निहाई बनाने का विचार 12 भाई अगरियाओं में से सबसे छोटे के दिमाग में आया था। कितने तन कितनी भट्टियों में झुक गए होंगे, तब कहीं विकास की एक दहलीज पार हुई होगी। उस 50 फीट लंबी लोहे की ढूह पर खड़े हम न जाने किस प्राचीन इतिहास की प्राचीर पर खड़े थे। विशाल पिकरी के झाड़, पिकरी बरगद और पीपल से मिलता जुलता उसके अधबीज का एक पेड़ होता है। विशाल पिकरी के झाड़ के तले, जिस पर माहुलायन की घनी बेल चढ़ी थी, बेलापाट देवी का थान था। कोई मूर्ति नहीं, पर सब जानते हैं और यहाँ से गुजरते समय सभी, खासकर अगरिया लोग, अगरबत्ती नारियल अवश्य चढ़ाते हैं। बादल न जाने कब और कैसे छट गए थे। बरसात के बाद की कोमल धुली धुली धूप खिलाई थी। हम सभी ने बेलापाट देवी को प्रणाम किया। बहुत लंबे समय के बाद मन में ऐसी शांति की अनुभूति हुई जिसकी चाह में लोग मंदिर जाते होंगे, पर जो अब दिनों दिन वहां से गायब है। छिलपिटा में गाड़ी रुकी तो एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर मैं चकित रह गई। आप पनकुराम जी क्या यही हैं? बताया गया कि पनकुराम जी तो अपने दामाद रामा टेकाम के साथ मंडला में रहते हैं और ये उनके जुड़वां भाई लक्ष्मण टेकाम है। यह भी पता चला कि अभी 10 दिन पहले भोपाल के लोकरंग कार्यक्रम में इन्हीं से मैं मिली थी, लेकिन मैंने तब भी उन्हें रामा टेकाम ही समझा था और तब भी मैंने उनसे पनकुराम जी के हाल समाचार पूछ लिए थे और पूरी जानकारी ली थी। मुझे बड़ी झेप लगी। मुझे छेपता देखकर तोक सिंह जी बोले, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इन्हें कौन अलग कर पाया है माँ? छिलपिटा के पास के जंगल में नवल और लक्ष्मण लोहे का पत्थर बीन कर ले आए थे, बोरियों में भरकर ले आए थे। लोहे का पत्थर, लोहे का अयस्क जिसे हम कहेंगे, आयरन ओर। बोरियां गाड़ी में रख दी गई और यहाँ से लक्ष्मण और उनकी पत्नी भी हमारे साथ हो लिए। रात घिर आई थी। बारिश तो थमी हुई थी, लेकिन जंगल और पहाड़ों के अंधेरे रास्ते में गाड़ी चलाना कोई खेल मजाक नहीं था। गाड़ी कोई 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होगी। बीच बीच में अंधकार में डूबे गांव गुजरते जाते थे। चाडा, शाम को आते वक्त हमने चाडा में चाय पी थी। चाय की दुकान दरअसल घर के बरामदे का ही हिस्सा थी और चाय बनाकर पिलाने वाले भी घर के सदस्य ही थे। इसीलिए दुकान में ना होकर घर में ही चाय पीने का अनुभव हुआ था। अधेड़ उम्र की एक बैगा स्त्री मेज पर से लगातार जूठे गिलास प्लेटें उठाकर उन्हें धोने में जुटी थी। एक जवान स्त्री, जो शायद उनकी बहू होगी, चूल्हे पर चाय बना रही थी। एक युवक, जो उनका बेटा जान पड़ता था, लोगों को चाय, मटर, भजिए देने और पैसे लेने में जुटा था। हालांकि ये दूसरा काम शायद वो ठीक से नहीं कर पा रहा था।
हमारे ही सामने कुछ सरकारी से आदमी लड़के को आधी रकम दे गए और उनके ठीक है ना कहकर निकल जाने में ऐसा भाव था जैसे कह रहे हो कि एक तो हमने तुम्हारी दुकान से चाय पी, तुम्हें उसी से खुश होना चाहिए, और इस पर हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, अपना भाग समझो। युवक तो कुछ नहीं बोला, पर चाय बनाती स्त्री चिल्लाती रही कि ये तो आधा पैसा भी नहीं है, कि दोपहर ऑफिस में भी 6 चाय गई थी। पर वो सरकारी इल्लियों की फौज फूहड़ ठहाके लगाती, सुना अनसुना करती चली गई। दुकान की एक मेज़ और बेंच पर बस्ता और ट्रांजिस्टर लिए उसी घर की एक 10 बरस की बच्ची बैठी कॉपी में बड़े मनोयोग से लिख रही थी। ट्रांजिस्टर पर कोई कुछ बोले जा रहा था। मुझे लगा कि बच्ची ने ट्रांजिस्टर सुनने की गरज से नहीं, बल्कि इसलिए लगा रखा था ताकि उसे दुकान में आने वाले लोगों की बात न सुनाई दे। ट्रांजिस्टर से निकलता शोर दरअसल बच्ची के लिए एक आड़ थी, जिसकी ओट में बैठी वो गणित की कोई गुत्थी हल कर रही थी। मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासी समूहों में बैगा प्रिमिटिव जनजाति में आते हैं। सदियों से जंगल में रहते आए इन लोगों को सरकार आज़ादी के बाद से हल बख्तर पकड़ा किसान बनाने, उन्हें मैदानों में बसाने के प्रयास में जुटी है। जंगलों पर अपने अधिकार के छिन जाने से आहत परेशान ये लोग अब मजबूरन गांव में रह रहे हैं। जोड़ हिसाब तो न बच्ची के पिता का खराब है न उसकी माँ का, पर वे क्या उपाय करें कि जिससे उनकी आवाज़ इस देश को चलाने का दावा करने वाले लोग सुन सकें। बच्चे के ट्रांजिस्टर की तरह कभी उनके पास भी जंगल की ओट थी। ये नहीं कि जीवन की कठिनाइयाँ तब कम थीं, पर कम से कम एक आड़ तो थी। अब तो वे बिल्कुल खुले में पड़े हुए हैं। ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है। चाय की घरनुमा दुकान में जुटे बैगा परिवार के चित्र में सब कुछ यथावत है। अधेड़ स्त्री गिलास प्लेट धो रही है, उसकी बहू फिर चाय बना रही है, लड़का बिना गिने पैसे ले रहा है। ट्रांजिस्टर की ओट में बच्ची गणित के सवाल पर झुकी है। क्या बच्ची का हिसाब कभी इतना पक्का हो पाएगा? क्या ट्रांजिस्टर के शोर के पीछे से वह आवाज़ पा सकेगी कि जिसमें वह किन्हीं सरकारी अफसरों से कहे कि 47 रुपये बने हैं और उन्हें यह रेमंड की दुकान के कैश काउंटर के पीछे से आई आवाज़ की तरह सुनाई दे, जहां 1 रुपया भी कम चुकाने का सवाल ही नहीं बनता। लौटते समय सब कुछ अंधेरे की ओट में था। न चाय की दुकान दिखी, न कोई लोग दिखे। झोपड़ियों पर गाड़ी की लाइट पड़ती तो पता चलता कि किसी गांव से गुजर रहे हैं, अन्यथा न किसी तरह की कोई रोशनी दिखाई देती थी, न कोई आवाज़। तभी गाड़ी की हेडलाइट से बोर्ड पर एक लिखा हुआ नाम क्षण भर को रोशन हुआ, रजनी सरई। इस नाम को तो मैं जानती हूँ, किसका गांव है ये? स्मृति के काले पानी से तैरकर एक नाम ऊपर आया और रात जो पहले से ही बहुत काली थी उसे और स्याह कर गया। रामजी राम मरावी, जो बमुश्किल 25-26 का रहा होगा तब जब तपेदिक उसे लील गया था। वो और उसके पिता पनकुराम मरावी भोपाल आए थे, तब 1 महीने तक मानव संग्रहालय में उन्होंने मेरे सेक्शन में मेरे ही पास काम किया था। मैंने पनकुराम जी से पहले कभी संसार की उत्पत्ति से जुड़ा अगरिया मिथक सुना था। इस बार मैंने उन्हें जब बुलाया तो उनसे यही आग्रह था कि वे इसी मिथक पर अपने पारंपरिक लौह शिल्प में उसी मिथक को बनाएं। ये सुनते ही पहले तो बाप बेटे दोनों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, ये कथा हमें आती ही नहीं, आपको गलती हुई है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं हतप्रभ रह गई। मैंने कहा कि मैंने उन्हीं से सुनी थी और अभी 1 महीना पहले सुनी थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहानी आती ही नहीं है और कहानियाँ तो बड़े बुजुर्गों का काम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन आज रात में नींद में ज़रूर याद कर लीजिएगा।
दूसरे दिन सवेरे जब मैं अपने संग्रहालय पहुंची तो राम जी राम वहाँ पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वे बोले, मैडम जल्दी करिए, बहुत सारा लोहा लाना पड़ेगा, आखिर हमें पूरी सृष्टि जो बनानी है। 1 महीने तक रात दिन मेहनत करने के बाद वो अद्भुत म्यूरल तैयार हुआ था, जिसके शिखर पर राम जी राम ने बड़े मन से भेंगराज पक्षी को बिठाया था। उस पूरे महीने हथौड़े की ठक ठक के बीच राम जी राम की खांसी गूंजती रहती थी। एक दिन बुखार आने पर डॉक्टर को बुलाया था और तभी पता चला था कि उसे तपेदिक है। डॉक्टर और मैंने खूब समझाया था कि अब ये जानलेवा बीमारी नहीं है और नियमित दवाई लेने से इससे पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। उसी दौरान उसे क्राफ्ट म्यूज़ियम दिल्ली से भी न्योता मिला था और उसने मुझे कहा कि गांव जाकर वो भोपाल और दिल्ली से मिले पैसों से कुछ ज़मीन खरीदेगा और फिर निश्चित ही भोपाल आकर इलाज करवाएगा। इस बात को 1.5-2 साल बीत गया। वो भोपाल नहीं आया और फिर एक मेले में पनकुराम जी मिले तो इस भयानक खबर के साथ कि राम जी राम नहीं रहा। पसीने से चमकती उसकी दुबली पतली देह, लगातार घन चलाते हुए उठते गिरती उसके हाथों की मांसपेशियां, बावजूद धोंकनी सी चलती खांसी के मुझे यह अंदाज़ा नहीं लगा था कि वो देह इतनी खोखली हो चुकी थी। डॉक्टरी विद्या और दवाइयों के अब लोगों तक पहुंचने पर अपने भरोसे के कारण भी शायद ये चिंता मुझे वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। हालांकि अब मुझे अपनी कम अक्ली पर बहुत कोफ्त होती है। देश के विकास की कहानी तो शहरों से कस्बों की ओर जाती हुई सड़कों पर ही चरमराने लगती है और गांव, विशेषकर जंगल पहाड़ों के गांव में तो एक बिल्कुल पंचर टायर की तरह से बैठ जाती है। कई गांवों के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें प्रायः एक डॉक्टर की नियुक्ति, न पर्याप्त दवाइयाँ न सुविधाएं, और इस पर महंगी MBBS की पढ़ाई करके आज कौन युवा डॉक्टर गांव में रहना चाहता है। लिहाजा वो महीने में 2-4 दिन से अधिक उपस्थित नहीं रहता उस अस्पताल में। किसी कंपाउंडर या उससे भी कम ट्रेनिंग पाए आदमी के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चल रहे होते हैं। स्कूलों में हम बदस्तूर उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि टोना टोटका झाड़ फूक अंधविश्वास है और बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई पूछे कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों के दम पर हम देश को तपेदिक मुक्त करने का स्वप्न देखते हैं? वैसे पिछले कुछ समय से तो देश का मतलब पूरी तरह से शहर, बल्कि मेट्रो हो गया है। अब तो ये वाक्य पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ने को नहीं मिलता कि असल भारत गांव में बसता है। उंगलियों पर गिने जा सकने वाले शहरों का मतलब ही यदि भारत है तो निश्चित ही स्वास्थ्य विभाग देश को तपेदिक मुक्त करने का तमगा लगा सकेगा। पर यदि गांव को सम्मिलित किया जाए तो वहां आज भी हर 5वें घर में कोई युवा राम जी राम तपेदिक का निवाला बन रहा है। गाड़ी में बैठे साथियों से मैंने उसके परिवार की खोज खबर लेनी चाहिए। पता चला कि उसकी पत्नी अकेली अपने 3 बच्चों के साथ रह रही है। थोड़ी बहुत खेती है, उसे दूसरों को आधे हिस्से पर करने के लिए दे रखा है। बच्चों को पढ़ा रही है। बड़ी लड़की 10वीं में है, बेटा अभी बहुत छोटा है, न हल संभाल सकता है न ही घन चला सकता है। अंधेरी रात, जंगल के रपटीले रास्ते और हमारे गंतव्य की दूरी के चलते मैं गाड़ी रोकने को नहीं कह पाई। रजनी सरई अंधेरे में पीछे छूट गया। हठात किसी पक्षी का स्वर सन्नाटे को बेधता बड़े पास से गुजरा। किसी ने कहा, भेंगराज पक्षी। मैंने मन ही मन दिवंगत राम जी राम को प्रणाम किया। अगले दिन उठे तो आसमान बिल्कुल साफ था। हवा बहुत ठंडी थी लेकिन धूप में ताप था। कमरे में बंधी बछिया रह रहकर रंभा उठती थी और तुका पीछे पड़ा था कि बछिया को उसकी अम्मा के पास ले जाओ, उसे भूख लग रही है। किसी के हाथ खाली हो तब तो वो बछिया को उसकी अम्मा के पास ले जाए। तोक सिंह जी की पत्नी की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है।
वो बेचारी बहू बेटों या बच्चों को रह रह कर पुकारती है। घर के बच्चे सुबह सुबह ही ढोर डंगर को चराने ले गए हैं। बहू रमतियाँ हम सबके लिए दाल भात पका रही है, क्योंकि आज हमें जंगल में कोयला गिराने जाना है। शायद अब ये बता देना वाजिब होगा कि हम कहाँ, क्यों और किस लिए आए हैं। दरअसल इस पूरे किस्से का सूत्रपात लगभग 15-20 बरस पहले भिलाई में हुआ था। मानव संग्रहालय ने इस्पात नगरी भिलाई में एक लौह कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें देश की 3 प्रमुख आदिवासी समुदाय, जो पारंपरिक रूप से लोहे के पत्थर से लोहा गलाने का काम करते आए हैं, अपनी प्राचीन देशज पद्धतियों से लोहा तैयार करने वाले थे। मैं उनकी पद्धतियों के प्रलेखन का काम कर रही थी और वहीं मेरी मुलाकात जैक कीन से हुई। वे लंदन के निकट किसी गांव में बच्चों के लिए एक संस्था चलाते थे, जहां बच्चों को बांस, मिट्टी, बल्लियों से घर बनाने, डबल रोटी बनाने, लौह अयस्क से लोहा गलाने आदि की दुनिया की प्राचीन पद्धतियों से परिचय करवाया जाता था। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लिहाजा मैंने उनके और लोहा गलाने वालों के बीच भिलाई में एक भाषाई सेतु, एक ब्रिज बनाने का काम किया। कार्यशाला खत्म होने के बाद सब अपनी अपनी राह गए। जैक कीन अपने देश चले गए और इस बीच कई बरस बीत गए। एक दिन अचानक जैक कीन संग्रहालय में मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उस व्यक्ति का नाम पता याद है जिनकी भट्टी में सबसे अच्छे प्रकार का लोहा बना था। उनका नाम तोकसिंह था, ये तो मुझे याद था, और उनका पता मेरी नोटबुक में मिल गया। पर इस बीच में अन्य कई लोह शिल्पियों के साथ मेरा परिचय, मिलना जुलना होता रहा था, लेकिन तोकसिंह से इस बीच मुलाकात नहीं हुई थी। जैक कीन अब तक उस संस्थान से रिटायर हो चुके हैं और इस बार वे लोहे की कहानी को पुस्तकाकार लिखने की गरज से दुनिया के भ्रमण पर निकले थे और चीन, कोरिया, भूटान होते हुए भारत पहुंचे थे। तोकसिंह व उनके साथियों द्वारा भिलाई में गलाए गए लोहे का सैंपल उनके पास था और परीक्षण के बाद उन्हें पता चला था कि वो बहुत ही अच्छी किस्म का लोहा था। लिहाजा वे उनके साथ एक बार फिर से लोहा गलाने की प्रोसेस को दोहराना चाहते थे। वे किसी ऐसे दुभाषिया की तलाश में थे जिसे अंग्रेजी, हिंदी भाषा का तो ज्ञान हो ही, साथ में पारंपरिक ज्ञान पद्धतियों को जानने समझने में रुचि हो और खासकर उन लोगों के प्रति मन में आदर भाव हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं था, लिहाजा उन्हें कोई नहीं मिला और कुल मिलाकर वे अकेले ही डिंडोरी जिले में गौरा कन्हारी नाम के गांव को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और 10 दिन वहां रहकर भी आए। बिना भाषा के जो कुछ भी हो सकता था सब हुआ और वाकई वो बहुत था। लोहा गिराने की कोठियां बनाई गई, यानी भट्टियां बनाई गई। दोनों के द्वारा जो कुछ भी देखकर या मूकाभिनय के द्वारा देखा समझा जा सकता था, समझा गया। लेकिन प्रश्न सबके सब अति प्रश्न थे। उन्हें उच्चारित यदि किया भी गया तो वे गौरा कन्हारी के पहाड़ों जंगलों में अनुत्तरित ही रहे। किसी ने पलटकर उनका जवाब नहीं दिया। वहां से लौटकर जैक कीन ने बताया कि वे 10 दिन अविस्मरणीय थे, पर यदि संभव हो तो वे 1 महीने बाद वहां किसी ट्रांसलेटर के साथ में, दुभाषिए के साथ में वापस जाना चाहेंगे। गौरा कन्हारी नाम और उसका वर्णन मेरे जहन में अटका रहा। नदी किनारे का, जंगल के निकट का बस 15-20 घरों का अगरिया गांव, जहां न बिजली है, न हैंडपंप, न कोई सरकारी इमारत। 1 महीने बाद जब जैक कीन का फ़ोन आया तब तक ठंड उतार पर थी। लगा कि तुका को लेकर जाया जा सकता है और इस तरह मैं, ईश्वर और तुका जैक कीन के साथ गौरा कन्हारी के लिए निकल पड़े। भोपाल से जबलपुर की ट्रेन की यात्रा का तो पता नहीं चला, लेकिन जबलपुर से डिंडोरी जाने वाली सड़क बन रही थी,
तिस पर 2-3 दिन की बेमौसम तेज बरसात ने उसे चौपट ही कर डाला था। जबलपुर से डिंडोरी पहुंचने में हमें 6-7 घंटे लगे और ये तय पाया गया कि रात वहीं रहना ठीक होगा। डिंडोरी नर्मदा के तट पर रहा है। शाम हम नर्मदा पर बने पुल पर टहल रहे थे। बहुत दूर किसी ने घाट पर दिया जलाया। नदी के समूचे विस्तार में इकलौता एक दिया। हमसे इतनी दूर, फिर भी एक बच्चे की सी अनझिप आंखों से हमें टुकुर टुकुर ताकता हुआ। फिर धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, 5वां दिया जला। हम डिंडोरी बाजार की तरफ लौट चले। जगह जगह चूल्हों पर चाय बन रही थी। हमने 3-4 चाय तो पी ही होगी। चूल्हे की चाय का स्वाद चाय पत्ती में नहीं, उसमें बस गई लकड़ी की धुएं की गंध में होता है। और एक हद तक इन चाय की दुकानों में पसरे इत्मीनान में भी, जहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। साप्ताहिक बाजार का दिन था। कांवर में ताज़ी सब्जियों के डाले, मिट्टी एल्युमिनियम के बर्तन भरकर लोग आ रहे थे। कोदो, कुटकी, धान, हल्दी, मिर्ची, नमक की डलियों के ढेर, गुड़, लाई के लड्डू, सिंगार, पिटार, कपड़े, छाते, हारकेन, जूते, चप्पल, क्या नहीं था उस सड़क के दोनों ओर लगे उस छोटे से बाजार में। 4 बैगा लड़कियां सिर पर लकड़ी के गट्ठर उठाए उस दुकान में आईं जहां हम चाय पी रहे थे। उनमें से 2 की पीठ पर छोटा बच्चा भी था। लड़कियों ने गट्ठर उतार कर खड़े कर दिए तो मेरा ध्यान गट्ठर को बांधने के तरीके पर गया। गट्ठर इस तरह से बंधा था कि रस्सी हर लकड़ी के चारों ओर भी बंधी थी, इस तरह से कि गट्ठर को बिना लकड़ी गिराए आसानी से खड़ा किया जा सकता था। दुकानदार ने चारों गट्ठर खरीद लिए और 20-20 रुपए उन्हें दिए। जाने कितनी दूर से वे लड़कियां चलकर आ रही थीं। कितनी बार गट्ठर खड़ा करके वे कुछ पलों के लिए सुस्ताई होंगी, पीठ पर सोते हुए बच्चे को ठीक किया होगा और अब 20 रुपए में सप्ताह भर की गृहस्थी खरीद कर वे वापस घर जाएंगी। डिंडोरी से गौरा कन्हारी करीब 3 घंटे की यात्रा थी। जैक कीन ने बताया कि पिछली बार जब वे वहां गए थे तो अपना तंबू ले जाना भूल गए थे और इसीलिए कन्हारी में लड़कों के किसी आश्रम में रुके थे जो गौरा से कोई 3 किलोमीटर दूर है। इस बार भी उनका कहना था कि हम उनके तंबू में रह सकते हैं और वे उसी आश्रम में ठहर जाएंगे। बारिश के बाद ज़मीन बहुत गीली थी और तुका के साथ होने के कारण तंबू में रहने को लेकर मन में कुछ चिंता थी। लेकिन देश के कई भागों में गांव-गांव जा चुकने के बाद मुझे ये भी मालूम था कि गांव का भारत अभी भी रडियार्ड किपलिंग के किम नामक उपन्यास से ज़्यादा भिन्न नहीं है, जिसमें नायक कहता है, इस देश में यदि तुम्हें किस्से कहानी कहने आते हैं तो खाने रहने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मन में कहीं यह आस भी थी कि रहने का इंतज़ाम हो ही जाएगा। अचानक जीप 360 डिग्री का मोड़ मुड़ी और ढलान पर उतरने लगी। देखा तो सामने नदी थी। नदी का पाट उस जगह उथला ही होगा क्योंकि लोगों की एक छोटी सी टोली साइकिल पर सामान बांधे वहां से पैदल नदी पार कर रही थी। जीप भी उनके पीछे पीछे पार हो गई। जीप को वहीं खड़ा कर दिया गया और हम सब पैदल किनारा चढ़ने लगे। ऊपर एक मंदिर था और उससे लगी एक धर्मशाला नुमा सीमेंट की इमारत। गांव के घर कुछ दूर खेतों के बीच में थे। सबसे पहले जो घर दिखा वही तोक सिंह अगरिया का था। देखा तो दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी। तभी दूर खेत की मेड़ पर से बच्चे और कई अन्य लोग आते दिखे। वे आए और बड़ी गर्मजोशी से जैक व हम सबसे मिले, परिचय कराया तोक सिंह, और इस बीच तोक सिंह के बेटे, बहू, भाई, उनके बच्चों आदि से सबसे परिचय हो गया। हमने अपने आने का कारण बताया तो सब बोले, बहुत अच्छा हुआ माँ आप आ गई, वरना पिछली बार तो हम इनके लिए भूत थे और ये हमारे लिए भूत थे। मंदिर से लगी धर्मशाला नुमा इमारत में हमारे रुकने का इंतज़ाम होने लगा। कोई झाड़ू लगाने लगा तो कोई खटिया लेने दौड़ा। ये इमारत गांव के घरों से दूर थी और इसकी खिड़कियां रोशनदान के शीशे
नदारद थे। दिन में ही अच्छी खासी ठंड थी। रात की ठंडी हवा की कल्पना कर मैंने तोकसिंह जी और उनकी पत्नी से पूछा कि क्या ये संभव नहीं कि हम सब उन्हीं के घर में रहें। वे बोले, ये तो सबसे अच्छा रहेगा। हम दोनों तो तब से इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि यहाँ तो खाना भी लाते लाते ठंडा हो जाएगा और फिर यहाँ बहुत ठंड लगेगी। ये सीमेंट का बना है ना, इसीलिए। तोक सिंह जी ने बताया कि उनकी पत्नी की आंखों की रोशनी जब से गई है तब से घर के कामकाज में बहुत दिक्कत होती है। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें देखकर ये कतई आभास नहीं होता कि उन्हें अब नहीं दिखता है। हम सब जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर उनके छोटे बेटे नवल के घर आ गए। कमरे के एक कोने में बछिया बंधी थी और दीवार में तंबूरा, ढोलक, मंजीरे की 2 जोड़ लटकी थी। घर में आते ही हम सब के चेहरे पर खुशी और सुकून देखे जा सकते थे। लेकिन तुका के तो जैसे 12 हो गए थे। घर के आंगन में कभी मुर्गा चला आता था तो कभी पिल्ले। कमरे में आओ तो बछिया। उसने और हम सब ने जम कर गरम गरम दाल भात खाया। बातें चल पड़ी। पता चला कि गौरा कन्हारी से 20 किलोमीटर दूर किवाड़ नामक गांव में हाल ही में हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा उस इलाके के लौह शिल्पियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें तोकसिंह जी भी हिस्सा लेकर कल ही लौटे हैं। पता ये भी चला कि शिविर आरंभ करवाकर हस्तशिल्प विकास निगम वाले अधिकारी बिना हिसाब किताब किए 10 दिन से गायब हैं। लिहाजा सारे कलाकार भी अब उनकी राह देख देख कर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन किवाड़ जाकर इन लोगों ने जो वस्तुएं तैयार की थी उन्हें देखने के बारे में मन बनाया। वहां पहुंचकर देखा तो समझ में आया कि शिविर का उद्देश्य दरअसल ये जानना नहीं था कि उस इलाके के लोगों को क्या क्या आता है अथवा उनके यहाँ कौन कौन से रूपाकार बनाए जाते हैं, बल्कि उसका उद्देश्य उन्हें डिज़ाइन देकर उनसे काम करवाना और ये देखना था कि वो उनके काम के हैं कि नहीं। मार्केटिंग इत्यादि के दबावों के चलते आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जो यही काम कर रही हैं। अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक की बहस के परे इसमें एक तरफ होमोजिनाइजेशन का खतरा है, जिसमें बस्तर और बांकुरा के काम में फ़र्क ही नहीं रह जाता, और दूसरा अपने डिज़ाइनों को जब हम कलाकारों को देते हैं तो उनके द्वारा बनाए जाने वाले रूपाकारों और उनमें निहित जो संभावनाएं हैं उनसे हम खुद को पूरी तरह से काट लेते हैं। शाम होते न होते चारों ओर से बादल घिराए। चूंकि गौरा चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, इसलिए ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ ही बादल उगल रहे हों। बाहर बहुत ठंड थी। हम सब कमरे में जा दुबके। भीतर एक कोने में आग जल रही थी और कमरे की बाहर के तूफानी मौसम से कोई लेना देना नहीं था। तुका ने तंबूरे और ढोलक का राग छेड़ा। तोक सिंह जी की पत्नी तंबूरे पर गाने लगी, तोक सिंह जी ढोलक बजाने लगे और बाहर के लोगों से बिदकने शर्माने वाले तुका ने जो नाचना शुरू किया तो 2 घंटे तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। घर के सारे बच्चे उसे देख हंसते हंसते लोटपोट थे। उजाले में और अपने शहरी नापतौल से देखें तो वो कमरा बिल्कुल बड़ा नहीं था, लेकिन ढिबरी और जलते अलाव की मध्यम रोशनी में कमरे की दीवारें तो बिल्कुल गायब हो गई थीं। उसमें तोक सिंह, उनके 2 भाई, पत्नी, बहू, 2 बेटे, हम तीनों, 7 बच्चे और 1 बछिया सब आराम से पैर फैलाकर बैठे थे और हमारे बीच पर्याप्त जगह थी जिसमें घूम घूम कर तुका नाच रहा था। नाचते नाचते गिर रहा था, गिरते गिरते नाच रहा था। मुझे उस लेख का स्मरण हो आया जिसमें अज्ञेय जी ने, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा था कि जब हम किसी बदलाव के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं तब अक्सर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि उसके साथ और क्या क्या आएगा। मसलन बिजली आई तो घर के कमरे अचानक छोटे दिखने लगे। रात में बाहर पेड़ों और तारों को देखना बिल्कुल छूट गया।
ये कमरे का मध्यम उजाला ही था जिसने तुका की धड़क खोल दी थी और वो इतना उन्मुक्त होकर नाच पा रहा था। सबके चेहरे नज़र आ रहे थे, पर उजाला इतना नहीं था कि आपको सिकुड़ सिमट कर बैठना पड़े। मन हो तो आप सबके साथ हो सकते थे, मन हो तो अकेले, और चाहें तो बिना शर्मिंदा हुए एक झपकी भी ले सकते थे। बाहर पानी बरसने लगा था और घर में भी 2-1 जगह टपकने लगा था, लेकिन बातों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। गौरा में उनका परिवार कब आकर बसा, उनके आजे दादे कहाँ से आए, लुहारों की कथाएं कौन कौन सी हैं, बहुत सारी बातें। रह रह के कमरे में बैठा कोई न कोई कह उठता, कितना अच्छा हुआ कि उस मंदिर की इमारत में नहीं रहे, यहाँ सब साथ हैं तो कितना अच्छा लग रहा है ना। बकौल तुका के सब मुलाकात कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है ना। रात भर बारिश होती रही। अलाव के बावजूद बहुत ठंड थी और जगह जगह से छत टपक भी रही थी। अगला दिन बरसाती होने के बावजूद हम छिलपिटा होते हुए बेलापाट गए। शाम बेलापाट में जो बादल छंटे तो फिर दोबारा नहीं आए, और उस रात आसमान में आकाश गंगा ऐसे उफनती रही मानो धरती पर छलांग ही लगा देगी। बेलापाट जहाँ से इस संस्मरण की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे वो इनके आजे परदादे रहते थे। सुबह उठे तो साल की दातून और गर्म पानी तैयार रखे थे। साल की दातून नीम की तुलना में कहीं मुलायम होती है और तिस पर कड़वी भी नहीं होती। रमतिया ने खाना रोज़ से जल्दी बना दिया था क्योंकि आज सबको जंगल में कोयला गिराने जाना था। 4-6 खेत पार करते ही जंगल शुरू हो गया। इस पूरे इलाके में जंगल कहते ही पहाड़ की भी कल्पना करनी होगी, क्योंकि जहाँ मैदान है वहाँ खेत हैं, जहाँ दादर है वहाँ जंगल है। नवल, लक्ष्मण, तोक सिंह इतनी तेज चल रहे थे कि मुझे लगभग भागना पड़ रहा था। ये मुख्यतः साल का जंगल था, कच्चा हरा। उसके पारदर्शी हरे चमकते पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें भी मुलायम हरे रंग की थीं। नीचे पीले भूरे पत्तों का ढेर था और उनके नीचे गीली काली मिट्टी। रंगों को अलग अलग करके देख पाना यहाँ बिल्कुल असंभव था। मिट्टी को काला लिख तो दिया, पर यदि उसे रंगों में बनाना हो तो शायद काला रंग हरगिज नहीं लगेगा। जाने कौन से रंग लगाने होंगे। मुझे वैन गॉग द्वारा अपने भाई थियो को लिखे उस पत्र का ख्याल हो आया जिसमें उसने मिट्टी तथा जंगल में पड़ रही खास रोशनी को चित्र में बनाने की कठिनाई के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। जब किसी चीज़ को ठहर कर देखने समझने की कोशिश करो तो पता चलता है कि आँख खुली होने के बावजूद हम अक्सर तो चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। केवल उसके स्वरूप की जो मान्य छवि हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है, उसी को बार बार देखते हैं। बहुत से लोग तो जीवन में बोरियत की शिकायत करते हैं, वे भी एक हद तक कुछ नया न देख पाने की विवशता के चलते ही बोर होते होंगे। चीज़ों को हर बार नई तरह से देखने के लिए एक बच्चे की सी कौतूहल भरी नज़र चाहिए होती होगी। हम बड़ी तेज़ी से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। अचानक बाएं मुड़कर कुछ नीचे उतरे, जहाँ एक छोटी सी जगह थी, खुली हुई जगह थी। वहीं पास में साल का एक लंबा ठूंठ खड़ा था। नवल कुल्हाड़ी से उसे गिराने लगा। लक्ष्मण सिंह और तोक सिंह भी जंगल में गायब हो गए और कुछ ही देर में साल के मोटे मोटे लट्ठे लेकर लौटे। जंगल में पेड़ की शाखाएं कई बार अपने आप ही टूट टूट कर गिरती रहती हैं। वे लोग उन्हें ही खोज रहे थे। बड़े बड़े लट्ठे काट कर उन्हें फिर आड़ी और खड़ी कतार में एक के ऊपर एक जमा दिया गया, जैसे चिता सजाई जाती है, और तब नीचे से आग लगा दी गई। इस तरह लकड़ियों को जलते हुए देखना अजीब बेचैन करने वाला अनुभव था। हम कुछ दूर हटकर ढलान पर बैठे थे। सुलगती लकड़ियों से रह रह कर चटकने का स्वर उठता था, पर भभक वे ऐसे रही थीं मानो इतने वर्षों के संचय के पीछे साध यही हो। आकाश के नीले जल में छलांग लगाती लपटें
अधीर। कोयला बनने में 1-1.5 घंटा लगना था। तोक सिंह जी बोले, माँ, जब पानी पर धरती का हिलना किसी तरह से भी नहीं था माँ, तब बड़ा देव ने मीटिंग बुलाई और सारे देवता मिलकर वैसे ही चिंता करने लगे जैसे आप और हम आज यहाँ बैठकर कर रहे हैं। तब फिर उन्होंने 12 भाई अगरिया, 13 भाई तामासुर, 14 भाई कांसासुर को बुलाया कि भाई कीलें बनाओ और ऐसा उपाय करो कि धरती का पानी पर डग डिग होना थम जाए। कथा चलती रही। धीरे धीरे मन की डग डिग भी थम गई। उधर कोयला तैयार हो चुका था और अब उसे छितरा कर ठंडा करने का उपाय करना था। एक लंबी गीली लकड़ी से उसे छितरा दिया गया। अब हमारे आगे लकड़ी की जगह कोयला था। साल की लकड़ी या कोयला जलने पर राख बहुत कम देती है, इसलिए भी इसका कोयला लोहा गलाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। पेड़ भी क्या अद्भुत चीज़ है, जीता है तब तक तो जीवन लुटाता ही है और मरकर भी इतनी आँच की पत्थर पिघला दे, लोहा पिघला दे। और कितनी पूस की रातों में किसी हल्कू और किसी जबरा की जान बचा ले। कोयला बोरों में भर हम घर को लौट चले। घर में ज़बरदस्त तैयारियां चल रही थीं। औरतों की टोली मिट्टी की कोठी यानी कि फर्नेस की मरम्मत में जुटी थी। रमतिया मिट्टी की बनी बेहद सुंदर चक्की में कोदो दल रही थी। कोदो एक किस्म का छोटा अनाज होता है, क्योंकि कोदो की भूसी को मिट्टी में मिलाकर ही कोठी और नरी यानी मिट्टी की नली नुमा संरचनाएं बनाई जाती हैं, जो फर्नेस के तल में जोड़ी जाती हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्म होगा। इसमें फिर बांस की नलियाँ जुड़ती हैं और इन बांस की नलियों का दूसरा सिरा भांते यानी कि चमड़े की एक जोड़ी धोनियों से जुड़ा होता है। कोदो और कुटकी नामक दो छोटे अनाजों को धान और गेहूं का बड़ा भाई बहन माना जाता है। और ये भी कि अमीरों ने तो उन्हें बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था और अब वे गरीबों के घर में ही आसरा पाते हैं। कोदो और कुटकी ऐसे अनाज हैं कि वर्षों घर पर पड़े रहें तब भी सड़ते नहीं हैं, इसलिए अकाल के समय के लिए इसे विशेष रूप से रखा जाता है। बल्कि सरगुजा के इलाके में तो हमने ऐसा भी देखा कि पुराने घरों की स्त्रियां घर की दीवारें कोदो को मिट्टी में मिलाकर ही बनाती हैं, ताकि घोर अकाल की अवस्था में दीवार तोड़कर अन्न पाया जा सके। बहरहाल लोहे के काम में कोदो की महिमा ये है कि इसकी भूसी यदि मिट्टी में मिली हो तो भट्टी बहुत मजबूत हो जाती है और जब लोहा पिघलने लगता है तब भी नहीं दरकती। लोहा गिराने की तैयारी में जुटी तीसरी टोली समनापुर बाजार से पूजा पाठ की सामग्री लाने गई थी, जिसमें दारू के अलावा सुअर और चूजे भी शामिल थे। लोहा पत्थर यानी कि आयरन ओर पिछले ही दिन छिलपिटा से लाया ही जा चुका था, आपको याद होगा। समनापुर से आने वाली टोली अभी लौटी नहीं थी, इसलिए समय पाकर मैं बुढ़नेर नदी के किनारे किनारे बने शिव मंदिर की तरफ चली गई। शाम के झुटपुटे में आज वहाँ खासी चहल पहल दिखी। अभी ठसाठस भरी एक जीप और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आकर रुकी और देखते ही देखते नदी किनारे कोई 30 चूल्हे जल उठे। आनन फानन में लोगों ने नहाया, कपड़े धोए, खाना बनाया और अपने कनस्तर पोटली समेट कर ट्रॉलियों में अगले पड़ाव की तरफ चल दिए। 2 दिन बाद शिवरात्रि थी और ये सब के सब अमरकंटक जा रहे थे। पता चला कि नर्मदा के परकम्मा वासियों, जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उनको परकम्मा वासी कहते हैं, वे लोग भी बुढ़नेर के किनारे गौराव में पड़ाव ज़रूर डालते हैं। इसीलिए शायद किसी ने मंदिर से लगी ये सीमेंट की पक्की इमारत बनाई होगी।
मैं शायद वहाँ 1 ही घंटा बैठी होंगी और उतने में ही जीवन का एक पूरा मेला ठेला आया और चला गया। बच्चे, बूढ़े, ढोल, मंजीरा, लोटा, डुरिया, कंबल, हंडिया, सब कुछ था वहाँ। 70-80 किलोमीटर दूर के गांव से आए थे ये लोग, जिनके पास न पैसा है न फुर्सत कि वे अपने बच्चों को छुट्टियों में सैर सपाटे के लिए कहीं ले जाएं या बूढ़ों को कोई बड़ा तीर्थ करवा पाएं। पर साल में 1-2 अवसर ऐसे ज़रूर आते हैं जब वे निकल पड़ते हैं, साइकिलों पर, पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर, और खासी लंबी यात्राएं करते हैं। तमाम अभावों के बावजूद, पेप्सी और अंकल चिप्स के बिना भी बच्चों को यात्रा का रोमांच और बूढ़ों को तीर्थ का जो संतोष शायद यहाँ मिलता होगा, वो शहर के बच्चों बूढ़ों को नसीब नहीं होता होगा। शिवरात्रि पर गौरा में भी बड़ा मेला भरता है। आसपास के गांवों से खूब लोग आते हैं, ऐसा तोकसिंह जी ने बताया। दुर्भाग्य से हमें शिवरात्रि के 1 दिन पहले ही लौट जाना था। समनापुर गई टोली लौट आई और आप काम शुरू होना था। 2 बार लोहा गलाया जाना था और इसलिए अनुमान था कि पूरा रथ जगा होगा। उस कत्ल की रात का वर्णन तो क्या किया जाए। ऐसी ठंड थी कि 2 स्वेटर और भट्टियों में जलती आग के बावजूद नाक कान का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, और वे सब के सब छोटी सी धोती और ऊपर एक कुर्ता डाले थे। भला हो उस नियम कानून का जिसके चलते लोहासुर की पूजा अर्चना दारू मांस आदि से होती है और प्रसाद के रूप में काम करने वाले सभी स्त्री पुरुष उसे ग्रहण भी करते हैं। उन दोनों के प्रताप से ही वे लोग रात भर इतनी कड़ी मेहनत कर पाए होंगे। दुर्भाग्य से उस रात की गई दोनों भट्टियों में लाख कोशिशों के बावजूद घेरा यानी कि स्लैग अपने आप नहीं बहा, और इसलिए लोहा बहुत अच्छी किस्म का नहीं बन पाया। जब स्लैग अपने आप बहकर निकलता है तो इसका मतलब है कि भट्टी बहुत अच्छी हुई है, टेम्परेचर बहुत अच्छा गया है और लोहे का जो प्रकार हमें मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब स्लैग अपने आप नहीं बहता है तो फिर छेद करके जो लोहा गला रहे होते हैं वो उसे खुद निकालते हैं। लेकिन इस अत्याधुनिक युग में जब भारी भरकम तकनीकी का इस्तेमाल कर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कल कारखानों में लोहा गलाया जा रहा है, तब मिट्टी और कोदो की भूसी और पैरा को मिलाकर तैयार की गई करीब 2.5 फुट, सिर्फ मात्र 2.5 फुट की भट्टी में गौरा नामक एक छोटे से गांव में, जहां अभी बिजली भी नहीं पहुंची है, वहां हजारों वर्ष पुरानी तकनीक से कोई 8-10 लोग आज भी लोहा गला रहे हैं। ये अपने में ही क्या गजब की बात नहीं है। दूसरे दिन जब जाने से पहले जैक कीन उन्हें उस प्राचीन ज्ञान को बचाए रखने और उसे हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद दे रहे थे, तब तोकसिंह जी रो पड़े और बोले, ज्ञान तो हमारे आजा दादाओं ने हमें दे दिया, लेकिन आज हमारे इस ज्ञान का मोल मिट्टी के बराबर भी नहीं है। रोना आता है अपने इस अभागे देश पर, जिसने आज़ादी पाकर तरक्की का कुछ ऐसा स्वप्न देखा कि जिसके चलते हमारे सबसे हुनरमंद, ज्ञानी और मेहनती लोग छिटक कर हाशिए में फेंका गए हैं और अनपढ़ और गंवार कहलाए जाते हैं। जिन्हें आईआईटी या ऐसे ही किसी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में अध्यापक के पद पर होना चाहिए था, उन्हें आज कोई नाम से भी नहीं जानता। साधारण मिट्टी और कोदो की भूसी को मिलाकर बनी कोठी या फर्नेस इतना ऊंचा तापमान कैसे ले पाती है? इस सिलिंड्रिकल भट्टी का ऊपर से करीब 20 डिग्री के कोण पर झुके होने का क्या अर्थ है? आदि तमाम प्रश्न हमारे इंजीनियरों के लिए महत्व के क्यों नहीं होने चाहिए? क्या इस बात की हल्की सी भी संभावना नहीं है
कि यदि हमने इन देशज तकनीकों पर काम कर उन्हें विकसित किया होता या करें तो शायद आज कई गांवों में बेहतर गुणवत्ता और कम लागत में लोहा पिघलाने के छोटे छोटे उत्पादक कारखाने होते और जो कम से कम गांव की ज़रूरत को तो पूरा कर ही सकते थे। गांव में हमें ऐसे कई किसान परिवार मिले जिनके पास इन पारंपरिक भट्टियों में गले लोहे से बने बाप दादा के ज़माने के कोई ना कोई खेती के उपकरण थे। वे इसे बहुत ही संभाल के रखते हैं। उनका कहना था कि वे इसे अपने गहनों से भी और किसी भी अन्य कीमती वस्तु से ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, क्योंकि बकौल उनके ये लोहा बहुत मजबूत होता है और इस पर बार बार सान नहीं चढ़ानी पड़ती। इन भट्टियों से जो लोहा गलता है उससे जो औजार बनते हैं उस पर बार बार जो धार चली जाती है ना, इनकी धार नहीं जाती। ये हमें बहुत सारे लोगों ने बताया उस गांव के। पर एक और घोर अनदेखी और दूसरी ओर जंगल से लकड़ी खनिज आदि लेने के बाबत नियमों की लंबी फेहरिस्त ने इस प्राचीन पद्धति को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। अब किसी अगरिया घर के बाहर कोठी देखने को शायद ही मिलती है। वे बाजार से लोहा खरीद कर उसी के औजार बना बनाकर जीवन यापन करते हैं। नई कोठी या फर्नेस बनती है और उसमें पहली बार लोहा गलाया जाता है तो उस लोहे को कुंवारी लोहा कहते हैं और उसकी बड़ी मान्यता है। इस लोहे की अंगूठी पहन लो तो समझो तमाम तरह की बाधाओं के खिलाफ कवच पहन लिया, और खासकर बिजली गिरने के भय से तो पूरी तरह से मुक्त हुआ जा सकता है। सुबह हम सबको रात गलाए गए लोहे से बनी एक एक अंगूठी मिली। बुढ़नेर के किनारे तंबू दुकानें लगने लगी थी। सभी, विशेषकर रमतिया और तोक सिंह जी की पत्नी, हमसे अगले दिन यानी शिवरात्रि तक रुकने का आग्रह कर रही थी। वहाँ से जाने का मन तो हम में से किसी का नहीं था। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा गौरा धरती का केंद्र मालूम होता था। वहाँ से भला कोई क्यों कर जाना चाहेगा। दिया मन को दिलासा, पुनः आऊँगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे आयावर रहेगा याद। ये काव्य पंक्तियाँ आपको याद ही होगा। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि अज्ञेय जी की है। तो ये था मेरा यात्रा संस्मरण। आशा है आप लोगों को मज़ा आया होगा। और यदि इससे जुड़े कोई प्रश्न आप लोगों के पास होंगे तो आप मुझे इस पर लिखेंगे तो मैं बाद में भी उनके जवाब दे सकती हूँ। दरअसल जब अर्पण कुमार जी ने मुझसे कहा तो मैंने ये सुनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि इस तरह की यात्राएं हमें करने के मौके ही नहीं हैं। हमारे जीवन में आम तौर पे ये मौके नहीं हैं। पर सौभाग्य से मैंने कम से कम ऐसी 8-10 यात्राएं की हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जनसुलभ पुस्तकालय ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी इस यात्रा को साझा कर सकूं। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया अर्पण जी, शुक्रिया लेखा जी। मीनाक्षी दुबे जी।